बजट 2023 और क्या कमाल का बजट रहा है। ज्यादातर लोग हैप्पी है। इस बजट को क्रिटिक करना भी ना बड़ा मुश्किल है। आज मैं आपको बताऊंगा बजट में कौन कौन सेक्टर्स को बेनिफिट मिला है, टैक्स स्लैब्स क्या है, हमें कितना फायदा होगा इससे, गवर्नमेंट के क्या टारगेट्स हैं, और वो आपको पता है ना, सब आसान भाषा में सारे मेजर पॉइंट्स आज मिलेंगे। चलो। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor in stock market. आज बहुत ज्यादा प्राउड इंडियन। ये बजट हमारे देश को अलग लेवल पे ले जाने का पोटेंशियल लगता है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ बजट में जब हम घुसे थे तो क्या देख के घुसे थे। अगले साल 2024 जनरल इलेक्शंस है, तो लोग सरकार से क्या उम्मीद कर रहे थे? सबसे पहला ये इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाले, दूसरा ये रूरल डिमांड को ठीक करेंगे बिकॉज इस गवर्नमेंट का मेन चैलेंज रहा है रूरल डिमांड बहुत ज्यादा हिट हुई है, एंड तीसरा ये टैक्स पेयर्स को बेनिफिट देंगे। स्पेसिफिकली रूरल डिमांड टैक्स पेयर्स को बेनिफिट इसलिए देंगे बिकॉज जनरल इलेक्शंस है, अगर बेनिफिट देंगे तभी इनको वोट मिलेंगे। हाँ, ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, गवर्नमेंट्स आर वर्किंग फॉर द वोट्स, और ये हर डेमोक्रेसी में होता है, तो आई डोंट थिंक ये इंडिया के लिए कुछ नई बात है। ठीक है, अब इस बजट ने किया क्या? इस बजट ने हिंदुस्तान का पोटेंशियल अनलीश किया है बाय एम्पावरिंग द यूथ ऑफ द कंट्री, बाय एम्पावरिंग द स्टार्टअप्स। ग्रोथ ओरिएंटेड है, मैसिव भर के कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, ऑल टाइम हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, इंप्रूविंग जुडिशियल सिस्टम, हमारे कोर्ट्स को बेटर किया जाएगा, और एग्रीकल्चरल पुश हेवीली विद अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर द रूरल डेवलपमेंट। तो पूरा मैं आपको आराम से समझाने वाला हूं। ये बजट के रूल्स जो भी आपको बता रहा हूं ये अप्लाई होंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024, एंड ये सब अज्यूमिंग है कि ये फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया है। जैसे हम लड़की को प्रपोज करते हैं, है ना, तो वो एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे उसके ऊपर है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने वैसे ही प्रपोज किया है, अब पार्लियामेंट उसको एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे वो उनके ऊपर है, बट गवर्नमेंट मेजोरिटी में है तो चांसेस यही है कि मेजोरिटी ऑफ देम शुड गेट पास्ड। और बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आसान भाषा में आपको पूरा समझाने वाला हूं मैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, और सब्सक्राइब दबाओगे तो आपको पता है यार, गोयला ऑलरेडी मोहब्बत यू, एंड इसके बाद तो गोयला विल मोहब्बत यू इवन मोर। सीधा का सीधा उतरते हैं सेक्टर्स पे। ठीक है, सबसे पहली चीज, कैपिटल एक्सपेंडिचर अब बढ़ेगा फॉर 10 लाख करोड़। ये ऑल टाइम हाई है, एंड ईयर 33% का जंप है सर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जब एक फैक्ट्री है वो मशीन डिफरेंट लेगी और बड़ी फैक्ट्री लेगी और प्रोडक्शन बढ़ाएगी, जिससे वो इकोनॉमी को बेनिफिट दे पाएगी, जिससे प्रोडक्शन बढ़ा पाएगी, तो फिर जॉब ज्यादा मिल पाएंगे, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। मोटे मोटे खर्चे, और ये सरकार कर रही है। दिस शोज इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट इकोनॉमी में आएगा, सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। इट इज चूमनिया, आई जस्ट लव इट। उसके बाद आता है रूरल डिमांड। जैसे मैंने आपको बताया, सरकार के लिए बहुत मेजर चैलेंज रहा है बिकॉज हमारी रूरल डिमांड में एफएमसीजी की सेल्स कम हो गई है यार। मैं जस्ट इमेजिन, अगर लोग एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, टूथपेस्ट, साबुन, ये सब कम खरीदने लग गए तो इनकम कितनी कम हो गई होगी। और इफ यू सी द ऑपोजिशन, जो अभी एज ऑफ नाउ राहुल गांधी के आपने ट्वीट देखे होंगे, तो ही इज बीन कंप्लेनिंग कि रूरल डिमांड कम हो गई है, रूरल में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है। तो जरूरी है कि जो रूरल एरिया में लोग हैं उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़े, वो ज्यादा पैसे कमाए, बिकॉज अगर एक देश में सिर्फ अर्बन एरिया से आगे बढ़े ना, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ता। हम दोस्त अखंड भारत हैं, हम सबको एक साथ आगे बढ़ना होगा टू बिकम द वर्ल्ड्स नंबर 1 इकोनॉमी, और वो होगा ही होगा। अब इस बजट में क्या क्या देखा है? सबसे पहले रूरल डिमांड के लिए आया है एग्रीकल्चरल पुश। इसमें क्या क्या है? एग्री क्रेडिट टारगेट है ऑफ 20 लाख करोड़, मतलब 20 लाख करोड़ के क्रेडिट दिया जाएगा फॉर पीपल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ये फार्मर्स के लिए बहुत मेजर रिलीफ होगा। इसके बाद ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स भी यूज किए जाएंगे, एंड जो वेस्ट है, जो गन्ने का वेस्ट हो गया, कोई प्लांट्स का वेस्ट जो होता है ना, वो फूल पत्ते जो भी वेस्ट होता है, उन सबको यूज किया जाएगा टू क्रिएट एनर्जी, टू क्रिएट वेल्थ, विच इज फैंटास्टिक। ये रूरल डिमांड की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है बिकॉज रूरल डिमांड एग्रीकल्चर बेस्ड है, ये तो हम सब जानते हैं। उसके बाद रूरल डिमांड को इंक्रीज करने के लिए एक और चीज आती है विच इज अफोर्डेबल हाउसिंग। टेक्निकली रूरल नहीं, अर्बन सबको ही करेगा, बट रूरल को भी काफी मेजरली पुश करेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग में जो पीएम आवास योजना है उसमें 79,000 करोड़ और ऐड किए जाएंगे, विच अगेन इज अ 33% ईयर ऑन ईयर जंप। मैग्निफिसेंट। ठीक है, इससे क्या होगा? जब आप घर बनाते हो ना, आप लेबर को हायर करोगे, सीमेंट लोगे, स्टील लोगे, और ट्रांसपोर्टेशन यूज करोगे, कुछ सर्विस यूज करोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ता है, हाउसिंग बढ़ती है, हर चीज ऊपर जाती है। इसकी वजह से सीमेंट, स्टील, एनबीएफसी सबका फायदा होगा, रियल एस्टेट सेक्टर भी ऊपर जाएगा, विच इज फैंटास्टिक। ये ना जो एग्रीकल्चर अफोर्डेबल हाउसिंग, ये इंडिया की फाउंडेशन ग्रोथ है, विच इज क्रूशल। इसके बाद आता है ट्रैवल एंड टूरिज्म। अब सरकार चाहती है जब कोई बंदा आता है, कोई टूरिस्ट आता है, वो होटल में रहेगा,
वहां पे इनकम जनरेट होगी, वो रेस्टोरेंट में खाना खाएगा, वो 4 चीज सड़क से खरीदेगा, वो टैक्सी लेगा। तो एक टूरिस्ट होता है ना, पूरी इकोनॉमी को बेनिफिट देता है। तो टूरिज्म हमारे देश में बढ़ाना बहुत जरूरी है। इससे रूरल डिमांड को भी फर्क पड़ेगा, अर्बन डिमांड को भी फर्क पड़ेगा। अब इसके लिए क्या किया है, रेलवेज पे बजट आया है। 2.5 लाख करोड़ रेलवेज में और इन्वेस्ट किए जाएंगे, विच अगेन is the highest ever। मतलब this budget has been record breaking, highest ever। दोबारा इसमें क्या होगा, ट्रेन्स बेटर होंगी, नई ट्रेन्स को लाया जाएगा, बेटर मैनेजमेंट होगी, बेटर मेंटेनेंस होगी, और टूरिज्म ट्रैवल तो डेफिनेटली बढ़ ही जाएगा। अगर इकोनॉमी में ट्रैवल ज्यादा इजी जाता है ना, दैट इकोनॉमी ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स टू गो अप। क्यों? बिकॉज बिजनेस इजी जाता है, अब ज्यादा इजीली बिजनेस कर पाओगे, बिकॉज ट्रैवल टूरिज्म इजी हो गया है, जो रेलवे से होगा। इसके बाद हम जाते हैं जुडिशरी में। अब हमारे देश में जस्टिस हमेशा मिलता है, बट जस्टिस मिलता है लेट। दैट इज अ मेजर कंसर्न। इसको सॉल्व करने के लिए ई कोर्ट्स बना रहे हैं, और अब 7,000 करोड़ और इन्वेस्ट किए जाएंगे टू मेक ई कोर्ट्स, सो दैट हमें क्विक जस्टिस मिल पाए। उसके बाद मैं बात करूं डायमंड इंडस्ट्री की। डायमंड्स का इंपोर्ट बहुत रिड्यूस कर रहे हैं, और इंडिया में ही लैब ग्रोन डायमंड्स बनाए जाएंगे। उल्टा आईआईटीज में लैब्स खुलेंगी, मोर देन 100 लैब्स खुलेंगी, जिसमें से आईआईटी को ग्रांट मिलेगा फॉर द कमिंग 5 years फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू मेक लैब ग्रोन डायमंड्स। इनकी क्वालिटी भी सेम होती है, एंड डायमंड्स की प्राइस भी कम हो जाएगी। तो हाँ, अब नेक्स्ट टाइम आपकी बीवी आपसे डायमंड मांगेगी तो उसे बोलना बस 1-2 साल रुक जाए, सस्ता हो जाएगा सब कुछ। फिर बात आती है रिन्यूएबल एनर्जी। अब इंडिया का एक और बहुत बड़ा चैलेंज रहा है कार्बन फुटप्रिंट। वी हैव सम ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन आवर कंट्री, और मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली तो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड है। तो अगर पोल्यूशन से कितना फर्क पड़ता है, एक दिल्लीइट आपको बता सकता है। अब बात करते हैं, वी आर फोकसिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें क्या हम फोकस कर रहे हैं, ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो एनर्जी होती है, वो पानी को, H2 होता है पानी, उसको तोड़ा जाता है, उसको हीट किया जाता है, पानी को तोड़ा जाता है, हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब अगर उस पानी को आप हीट कर रहे हो थ्रू कोल, इट्स नॉट ग्रीन हाइड्रोजन। क्यों? वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से तो नहीं आ रहा ना, कोल तो रिन्यूएबल नहीं है। तो अगर इसको हम सोलर एनर्जी से वाटर को ब्रेक डाउन करके हाइड्रोजन एनर्जी निकालेंगे, दैट इज ग्रीन एनर्जी, जो हमें चाहिए हमारे देश में, और ये हमारे देश को वर्ल्ड नंबर 1 इकोनॉमी के बहुत पास ले जाएगा। आई वुड से बेटर देन ईवी इज रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक सेक्टर में। कंपनीज कौन सी आती है? अडानी ग्रीन्स, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पावर। अगर सब अडानी में ठीक रहा, बोलसन रिलायंस इंडस्ट्रीज, अब तो सब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज इसमें आई गए हैं। इसमें क्या हो रहा है, हिंदुस्तान का टारगेट है दैट हमारी ग्रीन एनर्जी की कैपेसिटी प्रोडक्शन हो जानी चाहिए ऑफ 5 MMT, 5 मेट्रिक मिलियन टन्स बाय 2030, जहां पे 35,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे बाय द गवर्नमेंट फॉर द लेआउट प्लान, विच इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। ये सब हो गया। अब बात करते हैं इस देश को जो आगे ले जाएगा, जो इस देश का सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो क्या है? बेनिफिट ना दोस्त आपको भी मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब दबा दोगे। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, और कंटेंट इतनी इजी भाषा में आपको मिलेगी ना, आपको पता है, गोयला मोहब्बतियों। वो है इस देश का यूथ। हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, बट प्रॉब्लम ये है, दे आर नॉट स्किल्ड, दे आर नॉट इवन एम्प्लॉयबल। इस गवर्नमेंट ने इस बजट में क्या बोला है, यूथ की स्किलिंग और एजुकेशन पे बहुत फोकस हुआ है थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। कैसे? न्यू एज कोर्सेज बनाए जाएंगे ऑन कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रोन्स, बहुत सारी चीजों में, जिसमें से हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो सीखे, एजुकेट हो, एम्प्लॉयबल हो, और हमारे देश को अलग अलग लेके जाए। 36 न्यू स्किल सेंटर्स खुलेंगे हर स्टेट में, जो बोल रहे हैं अभी एज ऑफ नाउ खुलेंगे, टू मेक श्योर कि ये स्किल डेवलपमेंट जितनी ज्यादा बढ़ पाए उतना ज्यादा हो, विच इज जस्ट ब्यूटीफुल। आई कैन नॉट वेट उस भारत के लिए जहां पे हर आदमी डिजिटलाइज्ड है फुल्ली। वो भारत को कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद स्टार्टअप्स में बात करते हैं। स्टार्टअप्स में क्या हुआ है, इनकम टैक्स बेनिफिट स्टार्टअप्स को मिल रहे थे, वो कंटिन्यू होते रहेंगे। और स्टार्टअप कल्चर बड़ा जरूरी है, बिकॉज जब एक आदमी स्टार्टअप करता है ना, गवर्नमेंट को उसके लिए जॉब नहीं ढूंढना, वो जॉब्स उल्टा प्रोवाइड कर रहा है, वो डिमांड क्रिएट कर रहा है, वो GDP बढ़ा रहा है। तो ये बहुत स्मार्ट मूव है बाय द गवर्नमेंट कि स्टार्टअप कल्चर को और पुश करे। एंड इंडिया इज ऑलरेडी द 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अ स्टार्टअप, विच इज। फिर आता है टबैको इंडस्ट्री। अब टबैको सिगरेट सिंस गुड में आता है। टेक्निकली ये बहुत ज्यादा टैक्स है, सरकार को यहाँ से बहुत पैसे मिलते हैं, राइट? ये हम सब जानते हैं। अब आप देखोगे 2014 से मोदी सरकार तो हर बार टबैको पे टैक्स बढ़ाती है हर एक बार, बट पिछले 3 साल से ये नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? बिकॉज हमारे देश में टबैको में टैक्स जितना जितना बढ़ी जा रहा है ना, उतना हमारे देश में टबैको का इलीगल मार्केट बढ़ रहा है। इलीगल मार्केट से क्या होता है, गवर्नमेंट को 17,000 करोड़ पर एनम का नुकसान हो रहा है टैक्स में, बिकॉज इलीगल तो टैक्स देगा नहीं। दूसरा, अनरेगुलेटेड है, कुछ भी टबैको प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, टबैको प्रोडक्ट्स में कुछ क्वालिटी नहीं होगी, एंड किसी को भी बेच सकते हैं, कि कहीं भी बेच सकते हैं। दिस नीड्स टू स्टॉप, बट अनफॉर्चुनेटली
गवर्नमेंट ने इस साल दोबारा टबैको में टैक्स बढ़ा दिया है, जो ऑनेस्टली कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। टबैको में 16% टैक्स और बढ़ गया है, विच विल ओनली मेक श्योर कि हमारा जो इलीगल मार्केट है टबैको वो और बढ़ता जाएगा। मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ वेरी गुड स्मार्ट मूव। अब आते हैं भाई जो सब वेट कर रहे हैं, टैक्स स्लैब्स का। सर कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा एक मिडिल क्लास इंसान को? वो उसका जवाब मिल गया है एंड ये एक्सपेक्टेड था कि गवर्नमेंट टैक्स प्लेयर्स को बहुत बेनिफिट देगी सो दैट वोट भी इकट्ठा हो पाए, एंड वो ही हुआ है। एंड आई डोंट थिंक कोई भी इससे कंप्लेन करने वाला है। मैं आपको थोड़ा सिंपल करके बता रहा हूं। टैक्स पॉलिसी दो टाइप की हमारी, ओल्ड और न्यू। जो ओल्ड टैक्स पॉलिसी है उसमें आपके 80C डिडक्शन होते हैं, पीपीएफ में डिडक्शन होते हैं, 80D डिडक्शन होते हैं ना। आप अपने जाते हो, अगर आप सैलरीड हो, जाओगे चार के पास को 6-7 डिडक्शन बताएगा, हमें कुछ समझ नहीं आता, हम बस बोलते हैं हाँ जो है खरीद ले खत्म कर, राइट। एक तो ये है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक है न्यू टैक्स रेजीम, इसमें देयर आर नो एक्सेप्शंस, देयर आर नो एग्जेम्पशंस, नथिंग, सिंपल टैक्स आपको देना है। और गवर्नमेंट ने न्यू को डिफॉल्ट टैक्स रेजीम बना दिया है। इसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट क्या इंक्लाइन करिए कि जो ओल्ड टैक्स रेजीम है उसको हल्के हल्के हटाए एंड टू मेक इट सिंपल फॉर ऑल ऑफ अस कि बस आपको ये टैक्स देना है। एग्जेम्पशन वगैरह का फंडा ही हटा दिया है, विच इज गुड। मेजरली तो फंडा हटा दिया। अब बात करते हैं नई टैक्स स्लैब में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। 0 to 3 lakhs नील, नो टैक्स। 3 to 6 lakh 5% टैक्स। इसमें ना आपको रिबेट मिलेगा, इतने बेनिफिट्स मिलेंगे। आप ये मान के चलो बिलो 7 lakhs प्रैक्टिकली यू विल पे जीरो टैक्स। जीरो टैक्स। जो पहले था कि बिलो 5 lakhs पहले प्रैक्टिकली जीरो टैक्स, अब सर बिलो 7 lakhs प्रैक्टिकली जीरो टैक्स। इट इज ब्यूटिफुल, ठीक है। उसके बाद 6 to 9 lakhs में 10% का चार्ज है। फिर 9 to 12 lakhs पे 15% का चार्ज है। 12 to 15 लाख पर एनम की मैं बात करूं सब में 20% का चार्ज है। 15 लाख से ज्यादा 30% का चार्ज है, ठीक है। दिस इज द टैक्स रेट्स। अब आता है सरचार्ज। व्हाट इज सरचार्ज? सरचार्ज जो होता है जब आप बहुत ज्यादा कमा रहे हो तो गवर्नमेंट टैक्स पे टैक्स चार्ज कर। तो सपोज आपका 15 लाख आपकी इनकम है, ठीक है, 30% का टैक्स पड़ेगा। कितना हुआ? 4,50,000। तो सरचार्ज 4,50,000 पे और टैक्स पड़ेगा, मतलब टैक्स पे टैक्स, ठीक है। अब इसको कम करना बहुत जरूरी है। यू माइट थिंक यार हम यार अमीरों से लो पैसे, अमीर को देने चाहिए पैसे। नहीं, क्यों? जितना ज्यादा आप अमीरों से पैसे लोगे, इंडिया में पहले क्या था कि 5 करोड़ के ऊपर कोई कमा रहा है, ही इज पेइंग 42% टैक्स। यही चीज हांगकांग में है 17%, सिंगापुर में है 22%, मलेशिया में है 30%। दैट इज, आप देखोगे बड़ा कॉमन ट्रेंड हो गया था और चल ही रहा है कि ऑल द मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स दे आर शिफ्टिंग आउट ऑफ इंडिया। इसको रोकना बहुत जरूरी है, बिकॉज यही तो हमारी इकोनॉमी चला रहे हैं यार। ये बाहर चले गए, हमारा तो नुकसान हो जाएगा। तो सरचार्ज भी कम करना जरूरी है। तो सरचार्ज भी कम कर दिया है। पहले सरचार्ज था 37%, अब वो कम होके हो गया है 25%। सरचार्ज के टैक्स स्लैब्स अलग होते हैं। इफ यू अर्न अबव 50 lakhs पर एनम तो उसके अलग सरचार्ज टैक्स स्लैब्स होते हैं। अभी मैं उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। और यार अगर आप चाहते हो ना कि मैं वीडियो बनाऊं कि इस बजट से कौन कौन से स्टॉक्स ऊपर चढ़ सकते हैं और जो अच्छा करेंगे, मुझे उसको टाइम लगेगा एनालिसिस में, तो आप कमेंट करके नीचे लिख दो बजट स्टॉक्स, बजट स्टॉक्स। ट्रस्ट मी, 200 कमेंट आप मुझे दीजिए, पूरी एनालिसिस वीडियो मैं आपको दूंगा। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के टारगेट्स के बारे में। गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट से, सरकारी कंपनी से डिसइन्वेस्टमेंट होगी ऑफ 51,000 crores, which is so good, so good. Understand this. Government has no business being in business. Government has no business being in business because सरकार is not a businessman. वो अच्छी प्रॉफिटेबल नहीं होती और ये हमें सरकारी कंपनी से दिखता है। तो ये अच्छी चीज है अगर वो इससे बाहर आ रही है, और ये डेवलप्ड इकोनॉमी की निशानी है। बाय द वे, जैसी कंट्री डेवलप होती रहती है ना, गवर्नमेंट बिजनेस से बाहर आती रहती है। इट्स वेरी गुड। उसके बाद जीडीपी हमारा टारगेट है ऑफ 10.4% नेक्स्ट ईयर का है, which I feel is little optimistic, but yeah, देखते हैं। I think it's little optimistic. उसके बाद फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या है? बेसिकली गवर्नमेंट की उधारी। मैं 100 रुपए कमा रहा हूं, 500 खर्च कर रहा हूं, तो मेरा क्या हो गया? 400 का फिस्कल डेफिसिट। सिंपल। फिस्कल डेफिसिट सरकार का टारगेट ये है कि अगले साल वो होंगे 5.9%, 5.9%, which I think can be done, और अगर हो गया तो बहुत ही अच्छा होगा। बट लेट्स सी, इसमें बहुत इंटरनेशनल फैक्टर्स भी इफेक्ट कर सकते हैं। अगर क्रूड ऑयल के पैसे और बढ़ गए या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हमारा फिस्कल डेफिसिट शायद रिड्यूस ना हो पाए। तो ये तो बहुत मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर डिपेंड करता है। सो अल्टीमेट बात ये है ना दोस्त, कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार तो भर कर रही है, जब प्राइवेट सेक्टर्स करने लग जाएंगी ना, स्टॉक मार्केट को रोक नहीं पाएगा। अल्टीमेट बात ये है, इस देश को नंबर 1 इकोनॉमी बनाने से कोई नहीं रोकता। अगले 20-30 साल में हम वहां पहुंचे ही पहुंचेंगे, और मैं और आप सब मिलके मेक श्योर करेंगे ये देश बन जाए नंबर 1 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। वंदे मातरम, जय हिंद।